नांसी पेलोसी के ताइवान विजिट से चाइना पे ऐसे क्या असर पड़ा जो चाइनीज प्रेसिडेंट ने ये तक कह दिया कि अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे। आखिर क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट चाइना और ताइवान के बीच, और इसमें अमेरिका और वेस्ट का क्या इंटरेस्ट है, ये सब सच छुपा है चाइना और ताइवान के इतिहास में। तो फिर आइए दोस्तों जानते हैं चाइना और ताइवान के बीच क्या रिश्ता है। चाइना और ताइवान का इतिहास। 16वीं शताब्दी के दौरान किंग एम्पायर ने चाइना के मिंग एम्पायर को हराकर पूरा चाइना को अपने कंट्रोल में ले लिया। और वही ताइवान की बात करें तो वो एक इंडिपेंडेंट आइलैंड था जो कि मेनलैंड चाइना से लगभग 160 किलोमीटर दूर। और यहाँ मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की वजह से डच, जो कि आज की नेदरलैंड है, ताइवान पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उस समय डच समुद्री व्यापार में काफी निपुण हुआ करते थे। इसीलिए उनके लिए ताइवान को कब्जे में लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब मिंग एम्पायर के लोग किंग एम्पायर से हार गए, तब मिंग एम्पायर के लोगों को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां उनके साथ साथ उनकी लोग भी सुरक्षित रह पाए। और फाइनली उनकी नज़र ताइवान पर पड़ी और वो डच को हराकर ताइवान पर कब्जा कर लिया। मिंग एम्पायर ने करीब 20 साल तक ताइवान पर राज किया। वही सन 1683 को किंग एम्पायर ने ताइवान को अपने कंट्रोल में ले लिया और करीबन 200 साल से भी ज्यादा तक ताइवान पे किंग एम्पायर का कंट्रोल रहा। लेकिन 1894 के करीब किंग एम्पायर कमजोर हो चुका था और इसी का फायदा उठाते हुए जापान ने चाइना पर अटैक किया और किंग एम्पायर को हरा दिया। और चाइना के किंग एम्पायर और जापानीज एम्पायर के बीच 17 अप्रैल 1895 को एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके हिसाब से किंग एम्पायर ने जापान को ताइवान के साथ साथ कोरिया और पेनिनसुला और कुछ और आइलैंड भी दे दिए। और उसके बाद जापान ने अगले 50 सालों तक ताइवान पर राज किया और इस युद्ध को फर्स्ट सीनो जापान वॉर के नाम से जाना जाता है। वही किंग एम्पायर कमजोर होने की वजह से बाहरी ताकत भी चाइना पे हावी होने लगे और बाहरी ताकतों की शोषण से बचने के लिए मेनलैंड चाइना में चीनी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे सिन्नाई रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसे समय था जब किंग एम्पायर को हटाने और उसके शासन प्रणाली को बदलने के लिए लोगों ने जमकर आंदोलन करने लगे और देश के चारों ओर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आए और मौजूदा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। और वही इन सारी संगठनों में एक शक्तिशाली क्रांतिकारी नेता जिनका नाम सुन यत सेन है उभर कर आए और उन्होंने कोमिनतांग नाम की पार्टी की स्थापना की, जो कि एक नेशनलिस्ट पार्टी थी। और इन्होंने मेनलैंड चाइना को एक करके रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ROC में बदल दिया। लेकिन इससे पहले कि ये चाइना को एक रिपब्लिकन कंट्री बना पाए, 1925 में इनका मृत्यु हो गया। इनका डेथ के बाद कोमिनतांग पार्टी चियांग काई शेक के हाथों में आ जाती है और इसके साथ ही चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी भी एस्टेब्लिश होने लगता है, जिसे माओ जेडंग लीड कर रहे थे। वही दोनों पार्टी के बीच मतभेद होने की वजह से चाइना में एक बहुत बड़ा सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, जो कि 1927 से लेकर 1949 तक चला था और जिसके नतीजे ये तय करने वाले थे कि चाइना में कौन सी सरकार बनेगी, चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट पार्टी का या माओ जेडंग की कम्युनिस्ट पार्टी का। दूसरी ओर जापान ने फिर से 1937 में चाइना पे अटैक कर दिया और इसे हम सेकेंड सीनो जापान वॉर के नाम से जानते हैं। और इस समय दोनों पार्टियों ने मिलकर जापान के साथ लड़ाई करने लग गए। लेकिन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जापान को मिली हार की वजह से ना चाहते हुए भी जापान को ताइवान के साथ साथ बाकी आइलैंड को भी छोड़ के जाना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना में फिर से सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और इस बार कम्युनिस्ट पार्टी को USSR की सपोर्ट मिला, क्योंकि USSR भी कम्युनिस्ट विचारधारा को समर्थन करता है। और USSR से मदद मिलने की वजह से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी 1949 में सिविल वॉर जीत लिया और चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। वहीं दूसरी ओर नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर्स 1949 के समय चाइना को छोड़ के ताइवान भाग गए और उनके साथ ही करीब 1.5 मिलियन सपोर्टर और आर्मी पर्सनल्स भी ताइवान रिलोकेट हो गए। और ये सब के साथ 3 वॉरशिप्स, 50 से 60 प्लेन और 113 से 115 टन गोल्ड भी चाइना से ताइवान लेके आ गए और ताइवान में रिपब्लिक गवर्नमेंट का स्थापित किया गया। और इसके साथ ही 1949 से शुरुआत हुई चाइना ताइवान की कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों ये था चाइना और ताइवान के इतिहास। आखिर ये दोनों कंट्री के बीच में विवाद क्या है, क्यों चाइना ताइवान को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। दोस्तों ROC यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान मूव होने के बाद ताइवान में नेशनलिस्ट पार्टी का सरकार बनाया और दूसरी ओर चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि PRC का सरकार बना। लेकिन ROC का ये कहना था कि PRC ने चाइना को इलीगली कब्जा किया हुआ है और ये कोई सरकार नहीं, इसे हम मान्यता नहीं देते और समय आने पर हम फिर से चाइना पर कब्जा कर लेंगे। और वही माओ जेडंग यानी कि PRC का ये कहना
कहना था कि ताइवान कोई स्वतंत्र देश नहीं बल्कि चाइना की एक हिस्सा है। यानी एक तरफ ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता था और दूसरी तरफ चाइना ताइवान को अपना टेरिटरी का एक हिस्सा मानता था। वही ताइवान जहां आरओसी का शासन था और साथ ही यूनाइटेड नेशन के फाउंडर मेंबर होने की वजह से ताइवान के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी मौजूद थी। इसीलिए जब 1950 में पीआरसी ने ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश की, अमेरिका ने भी अपनी वॉरशिप ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिया। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि वियतनाम युद्ध के बाद चाइना का रिश्ता अमेरिका के साथ मजबूत होने लगा और इसी वजह से 1971 के दौरान ताइवान को यूनाइटेड नेशन से अपनी सीट भी खोनी पड़ी और ये सीट मेनलैंड चाइना को मिली, यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिली। और 1970 के दशक में अमेरिका और चाइना के रिश्ता और भी मजबूत होने की वजह से अमेरिका ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी मान्यता दे दिया। दोस्तों, ये था चाइना और ताइवान के बीच हुई विवाद के कारण। लेकिन अभी हमें ये समझने की जरूरत है कि ये वन चाइना पॉलिसी क्या है और ये क्या कहता है ताइवान के बारे में। वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से चाइना और ताइवान सिर्फ एक ही देश है और वो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि पीआरसी। ऐसे में कोई भी देश जो चाइना के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप रखना चाहता है उसको वन चाइना पॉलिसी को मानना पड़ता था। दूसरी ओर आज भी करीब 15 कंट्री ऐसे हैं जो ताइवान को एक अलग देश मानते हैं। और वहीं लेट 70s में चाइना और अमेरिका के बीच मतभेद बढ़ने की वजह से सन 1979 के दौरान अमेरिका ने ताइवान रिलेशंस एक्ट को पास किया और इसके हिसाब से अमेरिका ताइवान के साथ नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस मेंटेन कर सकता है और इसके साथ ही अमेरिका ताइवान को हथियार सप्लाई कर सकता है। और कभी अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश करे तो अमेरिका इसको एक गंभीर स्थिति मानेगा। लेकिन एक्ट के हिसाब से कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता, बल्कि अमेरिका ताइवान को एम्यूनेशन सप्लाई कर सकता है जिससे ताइवान खुद को प्रोटेक्शन कर पाए। सन 1999 में ताइवान के चौथे प्रेसिडेंट ली तेंग हुई एक 2 स्टेट्स थ्योरी प्रपोज किए थे और इसके हिसाब से चाइना और ताइवान दो अलग अलग कंट्री हैं विद स्पेशल रिलेशंस। लेकिन मेनलैंड चाइना ने इस थ्योरी को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था। वही मेनलैंड चाइना ने ताइवान को 1 कंट्री 2 सिस्टम्स की एक थ्योरी भी दी थी। इसके हिसाब से ताइवान को चाइना का एक पार्ट माना जाएगा, लेकिन ताइवान में अलग गवर्नमेंट, अलग इकोनॉमिक सिस्टम, अलग फॉरेन रिलेशंस रह सकता है। लेकिन ताइवान इसको रिजेक्ट कर दिया था। दूसरी तरफ चाइना ने 2005 में एक एंटी सुसेशन लॉ पास किया था। इसके हिसाब से ताइवान अगर खुद को एक अलग देश डिक्लेयर करेगा तो चाइना के पास ये अधिकार है कि चाइना फोर्सफुली ताइवान को इन्वेड करके अपने अधिकार में ले सकता है। लेकिन वही ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट मानता है और ताइवान के प्रेसिडेंट ली तेंग हुई का ये कहना था कि ताइवान पहले से ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसको अपनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये था चाइना और ताइवान के विवाद के इतिहास। लेकिन अभी चाइना और ताइवान के बीच में क्या विवाद है, क्यों चाइना ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम में बार बार अपनी फाइटर जेट को घुसने देता है। दोस्तों, 2021 में ताइवान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान आया था कि चाइना लगातार ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम में घुसपैठ कर रहा है। लेकिन 2022 में नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से ये मामला थोड़ा और भी गंभीर हो गया। नैन्सी पेलोसी जो कि एक सीनियर अमेरिकन पॉलिटिशियन है और साल 2019 से यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर भी है। और नैन्सी पेलोसी लास्ट कुछ समय से एशिया की कुछ देशों की दौरा कर रही थी और लोग ये विचार कर रहे थे कि क्या ये ताइवान की दौरा भी करेंगे। दूसरी ओर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाना चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए चाइना ने नैन्सी पेलोसी को कई बार वार्निंग भी दी थी। उस वार्निंग में चाइनीज प्रेसिडेंट ने ये तो कह दिया था कि आग से खेलोगे तो जल जाओगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। एक्चुअली में जिनपिंग ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि दोज हु प्ले विद फायर विल पेरिश बाय इट। लेकिन ये सब के बावजूद भी नैन्सी पेलोसी ताइवान जाने का फैसला करती है और 2 अगस्त देर रात नैन्सी पेलोसी ताइपाई में पहुंच जाती है। जैसे ही खबर चाइना को मिलता है, चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आखिरी 25 सालों में यूएस के इतने बड़े रैंक के पॉलिटिशियन पहली बार ताइवान की दौरा किया था। इसका मतलब ये निकलता है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं ताइवान को एक आजाद देश मानता है। और इसके कुछ ही घंटों के बाद ही चाइनीज गवर्नमेंट ने मिलिट्री ड्रिल अनाउंस कर दिया और इसके साथ ही चाइना ने ताइवान वाटर में मिसाइल्स गिराना शुरू कर दिया और अपनी फाइटर प्लेन और वॉरशिप को ताइवान के पास भेज दिया। ताइवान ने रेस्पॉन्स में अपनी नेवी जहाजों को मीडियन लाइन तक भेजा चाइनीज जहाजों को भगाने के लिए। और इसके सिर्फ 4 दिन बाद चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग कहते हैं कि वो चाहते हैं कि एक पीसफुल रीयूनिफिकेशन हो ताइवान का मेनलैंड चाइना के साथ।
लेकिन जिनपिंग के द्वारा ऐसे बयान पहली बार नहीं था। 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान शी जिनपिंग ने ये कहा था कि चाइना के साथ ताइवान का रीयूनिफिकेशन होना अनिवार्य है। अगर शांति से नहीं होगा तो बीजिंग मिलिट्री का पावर इस्तेमाल भी कर सकता है। दोस्तों, ये रहा दोनों सरकारों की बातें। लेकिन ताइवान में रहने वाले लोगों का क्या लोग खुद को ताइवानीज मानते हैं या चाइनीज? एक लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से ताइवान में रहने वाले 64% लोग खुद को ताइवानीज मानते हैं और वहीं 30% लोग अपने आप को ताइवानीज और चाइनीज दोनों मानते हैं और सिर्फ 10% से भी कम लोग अपने आप को चाइनीज मानते हैं। वही दोस्तों, जापान के स्टेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये कहा था कि ताइवान को हमें प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है अनलाइक चाइना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की प्रेसिडेंट ने भी ये कहा था कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो फिर ये विचार करना भी बेकार है कि ऑस्ट्रेलिया की सैनिक इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो समय ही कह पाएगा कि चाइना ताइवान पर हमला करेगा या नहीं, और अगर हमला किया तो क्या चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके मिलकर ताइवान की तरफ से लड़ाई करेंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, हम साधारण जनता बस ये विचार कर सकते हैं कि काश ये सब कुछ ना हो और सब सुरक्षित रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।